ओबिसिटी WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अब एक डिजीज करार दे दिया गया है। अगर आप ऊपर से नीचे तक चलेंगे तो मोटापे के साथ मेरे ख्याल से 100 बीमारियां जुड़ी हुई होंगी। फॉर्मूला लें, वेट डिवाइडेड बाय हाइट इनटू हाइट इन मीटर्स। सो आपका BMI निकल के आ जाएगा। देखा गया है कि जो हमारी बीमारियां हैं, हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हमें लोअर BMI पे जल्दी हो जाती है। हेलो एवरीवन, मैं हूं मोहिनी। वेलकम टू NBT। आज बात करने वाले हैं ओबिसिटी के बारे में, जिसे हम हिंदी में मोटापा भी बोलते हैं। ओबिसिटी को ना बहुत लोग समझते हैं कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और बहुत लोग इसको बीमारी बोलते हैं। अब भारत में ओबिसिटी काफी तेजी से बढ़ रही है और हम जैसे ज्यादातर लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इससे लड़ना कैसे है। तो इसी को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे साथ आज एक स्पेशल और खास हेल्थ एक्सपर्ट जुड़े हैं, डॉक्टर अतुल पीटर्स। हेलो डॉक्टर। हेलो मोहिनी, कैसे हैं आप? आई एम गुड। आप कैसे हैं? बहुत अच्छे। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। मैं आपको बता देती हूँ, डॉक्टर पीटर्स सीनियर डायरेक्टर हैं मैक्स हॉस्पिटल में। उनकी एक्सपर्टीज है पीडियाट्रिक सर्जरी। डॉक्टर, सबसे पहला सवाल है मेरा कि ओबिसिटी क्या है? और बहुत से लोग ना इसको मोटापा बोलते हैं, ओवरवेट होना बोलते हैं, और स्पेशली भारत में अभी मोटापा काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो इसकी वजह क्या है? मोहिनी, जैसा कि आपने बताया, ओबिसिटी को हिंदी में मोटापा कह सकते हैं। और ओबिसिटी जैसे हम पहले सोचते थे कि शायद थोड़ा सा हेल्दी होना ही ओबिसिटी है, तो ओबिसिटी WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अब एक डिजीज करार दे दिया गया है। दैट मीन्स ओबिसिटी हैज बीन डिफाइंड एज अ डिजीज। ओबिसिटी मीन्स मोटापा। अब मोटापा सिर्फ एक मोटापा होता है जिसमें ओबिसिटी कहते हैं, या उसको हम मॉर्बिड ओबिसिटी कह सकते हैं जिसमें मोटापे की बीमारी या उससे संबंधित बाकी जो बीमारियां जुड़ जाती हैं उसको मॉर्बिड ओबिसिटी कहते हैं। इसी प्रकार जो ओवरवेट है वो मोटापे से अलग है। अब इसको डिफाइन करने के लिए सबसे आसान तरीका है BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। ये एक प्रकार का आप समझ लो फॉर्मूला है। जैसे आपका वेट, अगर आप अपना वजन लें केजीज में और उसको डिवाइड कर लें अपनी हाइट से मीटर में और इनटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाता है। यानी कि अगर फॉर्मूला लें, वेट डिवाइडेड बाय हाइट इनटू हाइट इन मीटर्स, आपका BMI निकल के आ जाएगा। 18.5 से लेके करीब 23.5 तक हम उसको नॉर्मल BMI कहते हैं। 23.5 से 25 तक हम उसको ओवरवेट कहते हैं, यानी कि मोटापे की बीमारी नहीं है लेकिन वजन ज्यादा बढ़ा हुआ है आपका। और जैसे ये 25 को क्रॉस करते हैं तब उसको हम मोटापा यानी कि ओबिसिटी क्लास 1 डिफाइन कर देते हैं। यही चीज जब 30 के ऊपर चली जाएगी तो हम उसको क्लास 2 डिफाइन कर देंगे, और जैसे ही ये 35 के ऊपर चली जाएगी इसको क्लास 3 डिफाइन कर देंगे। और हम क्लास 3 के ऊपर इसको डिफाइन इसलिए नहीं करते क्योंकि एक बार आप क्लास 3 तक पहुंच गए तो आपकी जो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, लिपिड्स, जोड़ों का दर्द, इनफर्टिलिटी, पिगमेंटेशन, सांस की तकलीफ, ये इतनी बढ़ चुकी होती है कि उसके बाद डिफाइन करने का उसका कोई लॉजिक नहीं होता। और ये सारे BMI जो है हमारे इंडियन या एशियंस के लिए कट ऑफ इनका करीब करीब 5 BMI कम है। यही अमेरिकन का देखा जाएगा तो उनका BMI 40 के ऊपर ग्रेड 3 माना जाता है, जबकि हमारा 35 पे माना जाता है। क्योंकि देखा गया है कि जो हमारी बीमारियां हैं, हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हमें लोअर BMI पे जल्दी हो जाती है। तो इसलिए डिफाइन करना आसान है BMI से। और अगर हमारे जितने लिसनर्स हैं या जो हमारे दर्शक हैं देख रहे हैं, तो या तो आप खुद डिवाइड कर लीजिए या गूगल पे जाके गूगल कैलकुलेटर से BMI कैलकुलेटर आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा आप किस स्टेटस में हैं। सो दैट्स अ इजी वे टू फाइंड आउट। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, जैसे आपने मेंशन किया बीमारियां, बहुत से लोग ना ये भी मानते हैं कि मोटापा होने की वजह से बीमारियां होती हैं। तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि मोटापे के साथ कौन कौन सी बीमारियां जुड़ी हुई हैं, राइट? अगर आप ऊपर से नीचे तक चलेंगे तो मोटापे के साथ मेरे ख्याल से 100 बीमारियां जुड़ी हुई होंगी। सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं, माइग्रेन, हेडेक्स, क्लस्टर हेडेक्स, राइट? उसके बाद नीचे आ जाए तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, आंखों की बीमारियां, सांस की बीमारी जिसको OSA कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, खराटे आना, सीधे ना सो पाना, दिन में नींद आना, राइट? इसको OSA कहते हैं। फिर हार्ट के साथ किडनी, नीचे रिफ्लक्स, एसिडिटी, फिर मेल्स और फीमेल्स दोनों में इनफर्टिलिटी यानी कि बेबीज ना होना। तो हमारे पास कई बार ऐसे कपल्स आते हैं जिनका वजन ज्यादा है
और वो शादी के बाद 2, 3, 4, 6 साल से ट्राई करें बट बेबीज नहीं हो रहे। सो ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी का। उसके बाद क्यों? क्योंकि मोटापा है तो आपकी रीढ़ की हड्डी पे जोर आएगा, जोड़ों पे जोर आएगा तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, फिर वेरिकोस वेन, पैरों का सूजना। तो इतनी ढेर सारी बीमारियां मोटापे से जुड़ी हुई हैं कि मतलब अगर हम गिनना शुरू करें तो हम शाम तक आप और मैं सिर्फ बीमारियां गिनते रहेंगे। तो बहुत ढेर सारी बीमारियां। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, दुनिया में सबसे बड़ा कॉज कैंसर का क्या है? स्मोकिंग या अल्कोहल, सॉरी टोबैको यूज, राइट। दूसरा बड़ा कॉज क्या है कैंसर का? ओबेसिटी। अब ये किसी को नहीं पता कि ओबेसिटी इंक्रीजेस कैंसर रिस्क एनीथिंग बिटवीन 3 to 10 फोल्ड, यानी कि मोटापे से जुड़े हुए कैंसर के रिस्क 3 गुना से लेकर 10 गुना तक बढ़ जाते हैं, बोथ इन लेडीज एंड इन जेंट्स। सो डॉक्टर, जैसे आपने पहले बहुत अच्छे से समझाया था कि ओवरवेट होने में और ओबेसिटी में क्या डिफरेंस है, एंड अभी आपने बताया बीमारियां। तो सर ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आप कोई यूज़र या फिर कोई पेशेंट ओबीस है और उनको बहुत सी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, तो इन बीमारियों को ठीक कैसे करना है? जैसे स्पेशली आपने कैंसर और इनफर्टिलिटी मेंशन किया, तो ऐसी रिलेटेड जो बीमारी है और इंसान ओबीस भी है, तो वो कैसे इन सब बीमारियों को ठीक कर सकता है? देखिए ऐसा है, जैसे कि मैंने बताया, हम इसको ना ओबेसिटी को क्लासिफाई करते हैं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में। जब हम इसको डिफाइन करते हैं सो तीनों के जो अप्रोच टू द पेशेंट है थोड़े थोड़े डिफरेंट है। अब अगर सिर्फ एक यंग लेडी आती है जो सिर्फ ओवरवेट है या क्लास 1 ओबीस में है और इनफर्टिलिटी है, राइट, तो उनका अप्रोच सबसे पहले आएगा लाइफस्टाइल चेंजेस। नाउ सबको लगता है लाइफस्टाइल तो हम कर ही लेंगे, राइट, लेकिन एक दिन जिम जाना और 90 दिन जिम जाने में फर्क है। एक दिन डाइट को फॉलो करना और रेगुलरली डाइट को फॉलो करना फर्क है। उसी प्रकार तो जो क्लास 1 ओबीस हमारे पास आते हैं उनको सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि अच्छा खाना, वॉच व्हाट यू ईट, यानी कि नजर रखिए आप क्या खा रहे हैं, राइट। हाफ द टाइम और रादर मोर देन हाफ द टाइम ओबेसिटी इज लिंक्ड टू ईटिंग। अब ज्यादातर पेशेंट हमारे पास आते हैं वो ये कहते हैं मैं तो कुछ खाती नहीं, मैं तो कुछ खाता नहीं। सो खाने से कोई मोटा नहीं होता, मैं उनको ये समझाता हूं, लेकिन स्नैकिंग से होते हैं। ज्यादातर इंडियन क्या कहते हैं, मैं तो 2 सूखी रोटी सुबह खाता हूं, 2 सूखी रोटी शाम को खाता हूं, लेकिन वो ये नहीं याद करते जो सुबह उन्होंने चाय के साथ 4 बिस्किट खाए, मंचिंग जिसे हम बोलते हैं। मंचिंग, और जो शाम को जो उनके बच्चे टिफिन में बचा के भुजिया और गुजिया लाए वो जो खाए, और जो शाम को गेस्ट छोड़ गए थे जो आधा समोसा खाया, राइट, रात को इतनी सी जलेबी, इतनी सी आइसक्रीम, शुगर फ्री आइसक्रीम। हम ना अपने आप को बेवकूफ बनाते रहते हैं। फिर हम कहते हैं हमने डाइजेस्टिव बिस्किट्स खाए, हमने डाइट चिड़वा खाया। सो ये ना मिसनोमर है। हमें इनको समझना पड़ेगा कि हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट टीचिंग मैं हर एक को देता हूं, प्लीज रीड द लेबल। खाने का लेबल पढ़िए। अगर आपको लेबल पढ़ना आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि जो आपको सो कॉल्ड डाइट और डाइजेस्टिव के नाम पे बेचा जाता है वो इतना हेल्दी फूड नहीं है। सो बी अवेयर ऑफ द लेबल, दैट इज वन। सेकेंड, डाइट हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, और कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी। अब मैं जिम जाता हूं, मुझे जिम जाना पसंद है, शायद आप जिम जाते हैं, आप बहुत फिट लग रहे हैं, राइट, लेकिन सब लोगों को अगर ये बोला जाए जिम जाए तो मे बी इनके लिए पॉसिबल नहीं है। सो पिकअप अ हैबिट, एक ऐसी हैबिट पिकअप करिए जो आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं। साइकिलिंग हो गई, बैडमिंटन हो गया, फिजिकल एक्टिविटी, एनी फिजिकल एक्टिविटी, टेबल टेनिस हो गया। अब मेरे कुछ पेशेंट है, मैं कहता हूँ पिकअप अ स्पोर्ट। एक पेशेंट हमारे पास आके कहते हैं सर मैंने एक स्पोर्ट पिकअप किया। मैंने कहा क्या किया जी? कैरम। कैरम इज नॉट अ स्पोर्ट, इंडोर गेम, राइट। सो ऐसा जिसमें आप थोड़ा भागे, बॉडी को थोड़ा यूज करें, कुछ एनर्जी कैलोरी वो करें। सो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, डाइट, राइट। इस समय मैं क्लियर करना चाहूंगा, देयर आर नो मैजिक पिल्स अवेलेबल। कोई जादू की दवाई नहीं आती जो आप खाएंगे और आपको 5 किलो कम कर देंगे। आजकल आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में बड़ा आ रहा है मैजिक पिल फॉर वेट लॉस। कुछ मेरे दोस्त, मैं डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, वो भी एडवर्टाइज करते हैं कि अब हमारे पास अच्छे नए GLP एनालॉग्स आ गए हैं, मैजिक पिल आ गई हैं। अ लॉट ऑफ फिल्म एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस आर टेकिंग। सो आई वुड वांट टू वार्न एवरीवन, ऐसी कोई दवाई नहीं होती, मैजिक पिल नहीं है। इट इज लाइक हम अपने बच्चे को बोले बेटा आपने मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करनी, आपने शाम को ये गोली खानी है और आपको मैथ्स के सारे टेबल रट जाएंगे। तो
ऐसी तो कोई मैजिक पिल नहीं है ना। Exactly. सिमिलरली वेट लॉस की कोई मैजिक पिल नहीं है। सो क्लास 1 इज एक्सरसाइज, डाइट, बिहेवियरल चेंजेस एंड पिकिंग अप अ गुड हैबिट इन विच यू डू सम फिजिकल एक्टिविटी। ये हमारा क्लास 1 का हो गया। यही अगर क्लास 2 क्लास 3 ले लें, वी कैन ऐड अ फ्यू ड्रग्स टू हेल्प वेट लॉस। हम कुछ दवाइयां ऐड कर सकते हैं टू मोटिवेट यू, ताकि आपका वो जो शुरुआत के 2-3-4 किलो वो थोड़ा सा बेटर हो जाए। और एक बार आप क्लास 3 में आ गए या आपकी मोटापे से बीमारी जुड़ी हुई आ गई, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, OSA, infertility, then bariatric surgery becomes the first line of treatment. So bariatric surgery first line of treatment for a group of patient and a last resort in certain group. So ये कहना कि कोई किसी को मोटापा है तो सर्जरी करा लो, गलत। और ये कहना कि आपको मोटापा है आपने सर्जरी नहीं करानी, पहले आप डाइट करो, वो भी गलत। सो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट कैटेगरीज है और उसी प्रकार के ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला था, जैसे आपने बरियाट्रिक सर्जरी बोला, सो लाइफस्टाइल पर तो हमने डिस्कस कर लिया। ऑफ कोर्स ये बहुत रियल है कि लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैं आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी, लेकिन सबसे पहले हम बरियाट्रिक सर्जरी पे आते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता है कि सर्जरी क्या है, क्यों यूज़ की जाती है, और ये भी कहा जाता है कि इससे वजन कम होता है। बहुत से लोग इतना ही समझते हैं कि यही बरियाट्रिक सर्जरी है, लेकिन आप प्लीज़ हमें बताइए कि एक्चुअली में क्या सर्जरी है और इसके बेनिफिट्स क्या है। सो बेरियाट्रिक सर्जरी एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी है, यानी कि एक पेट की और आंतों की सर्जरी है, जिसको हम पहले वेट लॉस सर्जरी बोलते थे, फिर उसका नाम बेरियाट्रिक हुआ और अब हम उसको मेटाबॉलिक सर्जरी बोलते हैं। तो सर्जरी में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका वो ये है कि हम पेट को थोड़ा छोटा करते हैं और आपकी आंतों में से खाना जिस प्रकार से जाता है उसको रीराउट करते हैं, यानी कि हम एक ऑल्टरनेट पाथवे बना देते हैं ताकि आपका खाना छोटी आंतों में थोड़ा सा जल्दी चला जाए, राइट। अब जब हम ये बोलते हैं तो पेशेंट कहता है अच्छा स्टेपलिंग ऑफ द स्टमक। नाउ स्टेपलिंग इज अ डिवाइस। स्टेपलिंग एक डिवाइस है जो हम किसी भी सर्जरी में इस्तेमाल कर सकते हैं, बेरियाट्रिक में भी करते हैं, मेटाबॉलिक में भी करते हैं, कैंसर में भी करते हैं। सो पेट को छोटा करना और आंतों के खाने का डायरेक्शन को थोड़ा चेंज करना। अब इसका मेन इफेक्ट क्या है? इसका मेन इफेक्ट है मेटाबॉलिक इफेक्ट। मेटाबॉलिक इफेक्ट का मतलब कि हमारे ऐसा करने से शरीर में कुछ हार्मोन्स ज्यादा उत्पन्न होते हैं जो आपके बेसिक मेटाबॉलिक रेट को या बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाते हैं। यानी जैसे अभी आप और हम बैठे हुए हैं, राइट। अभी हो सकता है कि आप 100 कैलोरीज बर्न कर रहे हैं आराम से बैठने पे, ठीक है ना, और हम कुछ ऐसे हार्मोन्स आपके में जनरेट करना चाहते हैं कि आप इंस्टेड ऑफ 100 किलो कैलोरीज आप 125 या थोड़े ज्यादा कैलोरीज, तो आप एट रेस्ट ऑल्सो अपने बर्निंग ज्यादा करते हैं, आपका फैट ज्यादा बर्न होता है। सेकेंडली, आपके कुछ हार्मोन्स ऐसे डेवलप होते हैं जो आपकी इंसुलिन पे वर्क करते हैं ताकि आपकी प्रोडक्शन इंसुलिन का ज्यादा है। जब इंसुलिन ज्यादा आएगा तो मसल ज्यादा ग्लूकोज अपटेक करेगा, ज्यादा यूटिलाइज करेगा। सेकेंडली, इंसुलिन ज्यादा होगा तो डायबिटीज को नीचे करेगा। यही वाले हार्मोन्स आपकी किडनी पे असर करके आपके ब्लड प्रेशर को डाउन करते हैं और यही आपके चर्बी पे असर करके चर्बी को घोलते हैं ताकि आपकी चर्बी से आपको एनर्जी मिलना शुरू हो जाए। सो धीरे धीरे करके वेट लॉस होता है। ये ऐसा नहीं होता कि आप थिएटर में गए, आपका ऑपरेशन हुआ और आप सडनली 130 से 150 से सीधा 80 किलो के निकल के आ गए। सो इट्स अ स्लो प्रोसेस एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो धीरे धीरे हर महीने अप्रोक्सीमेटली 4 और 8 के बीच में वजन कम होता है जब तक कि आप अपने टारगेट वेट पे ना पहुंच जाए। सो ये सोचना कि हमारा पेट छोटा हो गया, हम कम खाना खाएंगे और वजन कम हो जाएगा, ये गलत है। बहुत पेशेंट सोचते हैं कि हम खाना कम खाएंगे तो वजन कम हो जाएगा। अगर खाना कम करने से वजन कम होता तो आज सब जने डाइटिंग कर लो, राइट। कम खाना खाइए वजन कम हो जाएगा, लेकिन नहीं होता वो, राइट। सो इसलिए इसका मेटाबॉलिक इफेक्ट होता है जो कि मेनली हार्मोन से रिलेटेड है। इनिशियली यस, खाना कम भी जाएगा तो उसका असर भी होता है, लेकिन लार्ज इफेक्ट इज मेटाबॉलिक इफेक्ट। और इससे पहले कि वेट ज्यादा कम हो, आपकी बीमारियां ठीक होनी शुरू हो जाती है। जब तक 5-7% वेट लॉस होता है, आपकी डायबिटीज का कंट्रोल बेटर हो जाता है, सांस बेटर हो जाती है, खराटे आने बंद हो जाते हैं। कुछ लोग जो CPAP लगाते हैं, सांस की मशीन लगाते हैं, वो 2-3 महीने में बिल्कुल खत्म हो जाती है। इनफर्टिलिटी बेटर हो जाती है। सो इसका असर धीरे धीरे होता है और लॉन्ग टर्म है। हमारे पास ऑलमोस्ट 40-50 साल के इफेक्ट्स हैं। तो ये ऐसी सर्जरी नहीं है जो अभी पिछले साल शुरू हुई हो या 2 साल या 5 साल से,
ये करीब 40-50 साल से चल रही है, तो हमारे पास डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है फॉर दिस सर्जरी दैट इट इज एक्सट्रीमली गुड और इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स अच्छे हैं। मोटापे पे भी, डायबिटीज पे, ब्लड प्रेशर पे, लिपिड्स की प्रॉब्लम पे, जोड़ों पे, इनफर्टिलिटी पे, कैंसर पे। सो इस सब का बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। और क्योंकि ये सर्जरी अब लैप्रोस्कोपिकली या रोबोटिक होती है, सो वो बहुत बड़ा एडवांटेज है। जब ये पहले सर्जरी शुरू हुई थी तो ये पूरा पेट खोला जाता था। अब इमेजिन कोई 200 किलो का पेशेंट हो और उसका यहाँ से लेके यहाँ तक आप पेट खोलें, बंद भी तो करना पड़ेगा। खोलना तो एक बात है। सो इट यूज्ड टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी। फिर उसके बाद आई लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, यानी कि की होल सर्जरी। तो आपने छोटे छोटे 2 या 3-4 छेद होल बनाए और उनके द्वारा ये सर्जरी करी। अप्रोक्सीमेट टाइम बट 20 मिनट्स टू 40 मिनट्स का टाइम लगता है सर्जरी में। और अब उसका न्यूअर एडवांस वर्जन इज रोबोटिक सर्जरी। सो जो हमारा डाविंची प्लेटफॉर्म है, विच आर द पायनियर्स फॉर रोबोटिक सर्जरीज, अब उसके साथ ये सर्जरी बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो जाती है पेशेंट के लिए भी, सर्जन के लिए भी। बिकॉज जो वेट पेशेंट का होता है उसमें रोबोटिक आर्म्स आपको बहुत असिस्ट करते हैं। सो वो लिफ्ट करना आसान होता है, आपकी मनूवरेबिलिटी बहुत आसान है, आप की जो ट्रेमर्स है वो उस पर नहीं करते, मैग्निफिकेशन बहुत अच्छी है। सो द सर्जरी बिकम्स एक्सट्रीमली सेफ, एक्सट्रीमली सेफ। सो आई थिंक इतना हमारे दर्शकों के लिए जानना अच्छा है कि इट इज सेफ, राइट, एंड इट हैज लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। और इससे हमारा ना केवल वेट बट वेट से रिलेटेड बीमारियां जो हैं उससे भी निजात मिल जाती है। सो एक कुकर के साथ कटोरी और प्लेट मुफ्त, तो वैसे ही मोटापा तो एक, उसकी जो एसोसिएटेड बीमारी है उससे निजात मिल जाती है। थैंक यू डॉक्टर, बहुत अच्छे से आपने क्लैरिफाई किया कि बैरिएट्रिक सर्जरी क्या होती है। और इसमें कुछ लोग ये भी मानते हैं कि क्या इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में ये डर रहता है कि हम बैरिएट्रिक सर्जरी कराएंगे तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ना हो जाए, कुछ नुकसान ना हो। और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या है, जैसे आपने तो अच्छे से समझाया कि एक एड ऑन है, एक सोल्यूशन है, इसमें लॉन्ग टर्म में वेट लॉस किया जा सकता है। लेकिन अगर वेट लॉस के साथ कोई और एक्सटर्नल चीज़ें या फिर कोई भी साइड इफ़ेक्ट जो जुड़ा है या फिर हो सकता है, या कोई मतलब ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो लेने चाहिए इस सर्जरी के बाद, वो हमें बताइए। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके साथ कोई एसोसिएटेड माइनर या मेजर साइड इफेक्ट्स ना हो। एनी सर्जरी जो भी हम चीज करेंगे उसके साथ कोई ना कोई साइड इफेक्ट यूजुअली जुड़ा होता है। अब अगर हम बैरिएट्रिक सर्जरी ले लेते हैं तो हम नॉर्मली पेशेंट को 4 चीज जरूर बताते हैं। पहला, ब्लीडिंग। नाउ ब्लीडिंग किसी भी सर्जरी में हो सकती है। अगर आप कान में छेद करेंगे, शेव करते समय कट लग गया तो ब्लीडिंग हो सकती है। दिस इज व्हाइल सर्जरी, दिस इज ड्यूरिंग द सर्जरी, राइट। ड्यूरिंग द सर्जरी नॉर्मली द रिस्क लेस देन 0.5%, राइट। जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो है लीक। जब भी आप, जैसे आप और हम बैठे हुए हैं, राइट, अब अगर हम दोनों के यहाँ पर कट लग जाता है और उसको स्टिच कर देते हैं, सो अगर मैं स्टिच कर रहा हूँ, सपोज हम दोनों को स्टिच कर रहे हैं, तो मेरे कंट्रोल में क्या है? टेक्निक, टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टीज मेरे हाथ में है, राइट। बट मेरे कंट्रोल में क्या नहीं है? टिश्यूज। आपके टिश्यू, आपका बॉडी कैसे रिएक्ट करेगा और मेरा कैसे रिएक्ट करेगा, डिफरेंट है। उसी प्रकार जब हम बॉडी को स्टेपल करते हैं, स्टिच करते हैं, कभी कभी वो जुड़ते नहीं आपस में, राइट, तो वहां से लीक हो सकता है। लीक होना खतरनाक नहीं है, बट लीक को पकड़ना पाना खतरनाक हो सकता है, राइट। तो इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप, आई ऑलवेज से, ऐसी जगह कराएं जहां ये एक सर्जरी रूटीन में होती है, और हाई वॉल्यूम सेंटर जो ये रूटीन में होता है, तो वहां पर, क्योंकि लीक अगर हुआ उसको पकड़ना और उसको करेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। इनिशियली जब आप लिक्विड डाइट पे होते हैं या सॉफ्ट डाइट पे होते हैं, सो आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने के चांस होते हैं, प्रोटीन के, विटामिन के। तो इसलिए हम अपने सब पेशेंट्स को बोलते हैं एटलीस्ट फर्स्ट, पहले साल के लिए हम सप्लीमेंट हमेशा करेंगे, फिर 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में, 1 साल में, और हर पेशेंट को एटलीस्ट हम लोग कम से कम 10 साल तक फॉलो करते हैं। उनके न्यूट्रिशनल पैरामीटर्स देखते हैं कि कोई डेफिशिएंसी तो नहीं आ रही। अगर डेफिशिएंसी आ रही तो वो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल कंटिन्यू करते हैं। और लॉन्ग टर्म में मैं अपने पेशेंट को एग्जांपल देता हूँ कि बैरिएट्रिक सर्जरी का असर है पियानो बजाना। मैं क्योंकि म्यूजिक में थोड़ा शौक रखता हूँ, इसलिए मैं एग्जांपल म्यूजिक का दे रहा हूँ आपको, कि मेरे पास पैसे हैं और मेरा ड्राइंग रूम बड़ा है, तो मैं पियानो ले आया। अब पियानो खरीदने से मैं पियानिस्ट नहीं बना, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो फर्स्ट स्टेप है पियानो, सो सर्जरी इज द फर्स्ट स्टेप, बट पियानो खरीदने से पियानिस्ट नहीं बना। दूसरा स्टेप है, मुझे एक टीचर चाहिए जो मुझे सिखा सके, उसके लिए मैं हूं।
आई विल टीच यू हाउ टू लिव दिस सर्जरी, मैं सिखाऊंगा आपको इस सर्जरी से कैसे जीना है, राइट? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपकी प्रैक्टिस। अगर मैं तो संडे के संडे आऊंगा आपको सिखाने, आप पूरे दिन उस पर अपने कपड़े सुखाओगे तो फर्नीचर बन जाएगा ना वो पियानो। तो आपकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको चाहिए कि जो हम बताते हैं वो आपको फॉलो करना है, और वो फॉलो करना बड़ा आसान है। एक फिस्ट, स्मॉल मील्स, फ्रीक्वेंट मील्स, chew it well, eat your proteins, vitamins and exercise। यानी कि थोड़ा खाना, बार बार खाना, खूब चबा के खाना, प्रोटीन्स खाने, विटामिन्स खाने और एक्सरसाइज करना। अगर आप इस रूल को याद रखेंगे तो जिंदगी अच्छी होगी, सुंदर होगी, ब्यूटीफुल होगी, डिजीज फ्री होगी और लॉन्ग। सो सरल तरीके में मेरे ख्याल से इसको ऐसे माना जा सकता है। थैंक यू डॉक्टर। सो डॉक्टर, ये तो हमने बात की है बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सर्जरी है, तो बहुत से पेशेंट्स प्रेफर नहीं करते हैं कराना जो नॉर्मल ओबीस होते हैं या आप बोल सकते हैं ओवरवेट होते हैं। सो जो लोग बैरिएट्रिक सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं उनके लिए और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, और इसके अलावा और क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं ओबेसिटी को रिकवर करने के लिए? सो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि क्लास 1 और क्लास 2 में हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि सबसे पहले तो फिर बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट, एक्सरसाइज, राइट? तो ये तो मेन, ये 4 तो आपको करने ही करने हैं। इन 4 के बिना हम कोई भी ओवरवेट हो, क्लास 1 हो, क्लास 3 हो, कहीं पर भी हम सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। जो और हमारे पास है, एक है कुछ दवाइयां हमारे पास अवेलेबल हैं अब, जो हम एज एड ऑन कर सकते हैं, जो आपके वेट लॉस को हेल्प करती है, ठीक है ना? अब मैं वो दवाइयों के नाम और वो इसलिए नहीं ज़्यादा लेना चाहता बिकॉज हम वो ओवर द काउंटर अवेलेबल नहीं है। और जैसे मैंने बताया सर्जरी के वजह से दवाइयों के भी साइड इफेक्ट्स हैं, सो वो दवाइयाँ सिर्फ अंडर सुपरविजन ही ले सकते हैं, राइट? अब तो सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज, फूड, बिहेवियर आ गया, सेकेंड आ गया दवाई। अब कुछ यंग पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको वेट लॉस चाहिए बट एक मोटिवेशन चाहिए कि वो पहले 5, 10, 15 किलो कर ले सो दैट वो अपनी एक रिदम में आ जाए। सो उनके लिए एक ऑप्शन होता है गैस्ट्रिक बलून। अब गैस्ट्रिक बलून क्या है? वो हम बेसिकली एंडोस्कोपी करके एक सिलिकॉन बलून डाल देते हैं आपके पेट में, जिसको हम पानी से भरते हैं ताकि आपको फुलनेस रहे। सो आपका खाना थोड़ा सा कम होता है, आपको सैटिस्फैक्शन ज्यादा होती है, और इट कैन हेल्प यू लूज वेट टेम्परेरीली। सो वो बलून आपके पेट में 4 महीने से 1 साल तक रह सकता है। उसके साथ डाइट, एक्सरसाइज, वो हमेशा रहेंगी। डाइट, एक्सरसाइज, ये नहीं हो सकता कि कोई मैजिक पिल खाया और मैं सुबह पतला होकर उठ गया, ऐसा नहीं होगा। सो वो हमेशा रहेंगी। सो इंट्रागैस्ट्रिक बलून हो सकता है जिसको हम डाल के कुछ वेट लॉस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आजकल स्वॉलेबल बलून भी आता है जिसको हम ओपीडी में स्वॉलो कर सकते हैं, एक्सरे में फ्लोरोस्कोप में देखते हैं वो अंदर चला जाए और उसको पानी से भर देते हैं। वो 4 महीने बाद अपने आप पेट से निकल जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है, उससे वेट लॉस हमें आ सकता है। सो दिस इज द सेकेंड ऑप्शन, जिसपे हमें एक्सट्रीम सर्जरी भी नहीं है, या उनका वेट इतना नहीं कि सर्जरी की जाए, या उनको डाइट से और इससे जो कि स्ट्रिक्ट के बाद भी एडवांटेज नहीं मिल रहा, तो इंट्रागैस्ट्रिक बलून डाल सकते हैं। सो दीस आर 3 बिग पिलर्स: डाइट, एक्सरसाइज, ड्रग्स, इंट्रागैस्ट्रिक बलून और फिर बैरिएट्रिक सर्जरी। सो कुछ पेशेंट्स के लिए फर्स्ट चॉइस सर्जरी होगी, कुछ पेशेंट के लिए लास्ट चॉइस सर्जरी होगी जब वो सब फेल कर चुके हैं। सो वी विल हैव टू सेग्रीगेट पेशेंट्स। ओके डॉक्टर, थैंक यू। सो डॉक्टर, एक सवाल ये भी आपने पहले मेंशन किया था, सप्लीमेंट्स। तो आजकल सप्लीमेंट्स को लेकर बहुत से यूजर्स के दिमाग में कंफ्यूजन है, क्योंकि कुछ इन्फ्लुएंसर्स आजकल आ गए जो बहुत एडवाइस देते हैं कि सप्लीमेंट्स लेना चाहिए वेट लॉस के लिए, और हम देखते हैं कि वो जर्नी नहीं दिखाते हैं, वो इंस्टेंट दिखा देते हैं कि एकदम से वेट लॉस हो गया। और सर कुछ गाइडलाइंस भी आई थी बीच में प्रोटीन सप्लीमेंट्स को लेकर, तो इससे बहुत लोगों के मन में ना एक डर बैठ गया है कि सप्लीमेंट्स लेना ही नहीं है या कितने अमाउंट में लेना है। तो इसका एग्जैक्ट अमाउंट क्या है? क्या हमें प्रोटीन सप्लीमेंट्स, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, और लेने हैं तो कितने अमाउंट में लेने चाहिए? अगेन वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन, और ये आपको जान के हैरानी होगी कि मैं अगेन नेम नहीं करूंगा, मेरे ही कुछ पेशेंट्स जिनकी सर्जरी हुई है, वेट लॉस करा है, वो इन्फ्लुएंसर्स हैं और वो बाकी लोगों को ये बताते हैं हमने ये सप्लीमेंट लेके वेट लॉस किया। सो ये बहुत चल रहा है, राइट? आधे लोग लाइफ कोच बन जाते हैं और आधे लोग योगा पकड़ लेते हैं, आधे लोग बताते हैं ये सप्लीमेंट लीजिए तो ये हो जाएगा। मेरी सबसे बहुत
हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज ऐसे लोगों के झांसे में मत जाइए। कोई मैजिक पिल नहीं है, कोई मैजिक सप्लीमेंट नहीं है, राइट? प्रोटीन सप्लीमेंट एक अच्छी चीज है। अब आपको और मेरे को और हम तमाम लोग जो भी जीवित है, ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, राइट? तो प्रोटीन हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है। हमारे सेल, हमारे मसल, हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट सब प्रोटीन से बनता है। सो प्रोटीन हम सबके लिए जरूरी है। और अगर हम ग्रॉस समझें तो 0.8 to 1 ग्राम पर केजी पर डे, यानी कि लेट्स से आप 50 केजीज के, मैं 60 केजीज का हूं, तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन रोज खाना चाहिए, मुझे 60 ग्राम खाना चाहिए, राइट? अब प्रॉब्लम यह है, हमारा इंडियन फूड है वो इतना प्रोटीन रिच नहीं है। और जो मेरे वेजिटेरियन फ्रेंड्स सुन रहे हैं मेरे को, वो देखेंगे कि हमारा जो वेजिटेरियन फूड है उसमें तो प्रोटीन है ही नहीं। अगर आप सुबह भिंडी के साथ एक रोटी खा लेते हैं और दोपहर को आधी कौली दाल खाते हो, इतनी सी दही खाते हैं और इतने चावल खाते हैं, फिर आपने प्रोटीन कहाँ लिया? फिर वो कहते हैं नहीं हम पनीर खाते हैं, तो 100 ग्राम पनीर में 10 ग्राम प्रोटीन है, तो 100 ग्राम पनीर तो आप रोज नहीं खा सकते। अब हमारे कुछ दर्शक ऐसे होंगे जो अंडा भी नहीं खाते। सो वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन का सोर्स क्या बचा? मिल्क, ठीक है ना? अब इंडिया में 50% लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, तो वो मिल्क नहीं ले सकते। सो हमारे पास प्रोटीन का कोई तो सोर्स चाहिए, इसलिए सप्लीमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि प्रोटीन सप्लीमेंट, प्रोटीन इज एन एक्सपेंसिव सप्लीमेंट, राइट? तो आप Amazon पे जाइए या फ्लिपकार्ट पे जाइए, आपको 500,000 रुपए का 3-3, 4-4 किलो के डब्बे मिल जाते हैं प्रोटीन के। अब मैं सबको ये बोलूंगा, प्लीज उसको देखिए, लेबल जो, अगर आप याद है मैंने पहले बोला था कि लेबल पढ़ना सीखिए। सो लेबल जरूर पढ़िए कि उसमें कौन सा प्रोटीन है, वो कहाँ से आ रहा है, उसका सोर्स जरूर देखिए। और आप ठीक कह रहे हैं, अभी एक रिसेंट रिसर्च आई थी जिसमें हमने देखा था 60% ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट्स इन इंडियन मार्केट डू नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया। सो इसलिए किसी स्टैंडर्ड जगह से लीजिए, और अगर आप नेचुरल खा सकते हैं वो बेस्ट है। मैं हर एक को अर्ज कहता हूं कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते, कम से कम अंडा खाना जरूर शुरू कर दीजिए, क्योंकि अंडा इज अ कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन, राइट? सोया चाप ले सकते हैं, ठीक? दही इंक्रीज कर दीजिए और प्रोटीन सप्लीमेंट लीजिए। फिर ओवर कुक मत कीजिए फूड को। हमारे इंडिया में क्या है, अच्छे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ओवर कुक। तो हमने एक अच्छा ग्रीन वेजिटेबल साग लिया, पत्ता लिया, ये लिया, और उसको घोट घोट के साग बना दिया, जिसमें उसकी सारी वैल्यू खत्म कर दी। पहले तो उसको इतना अनहेल्दी कर दिया, फिर उस पर देसी घी डाल दिया, फिर हमने बोला कितना अच्छा खाना खा लिया। इधर टमाटर लिया, उसको पीस पीस के उसके सारे विटामिन मार दिए। सो हमारी कुकिंग ऐसी है कि हम ओवर कुक करके उसको करते। तो रॉ फूड अगर आप अच्छे सोर्स से ले रहे हैं तो जरूर लीजिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जरूर खाइए। प्रोटीन्स का ध्यान दीजिए, हर मील में ध्यान दीजिए क्या मैं प्रोटीन ले रहा हूं। दाल हो गई, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपके पास थोड़ा सा एडवांटेज है, बिकॉज नॉन वेज में प्रोटीन ज्यादा होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो कोशिश करिए अगर आप अंडा खा सकते हैं, वरना दाल, दही, दूध, सोया चाप, इन चीजों पे फोकस करिए ताकि आप एक होलसम मील खा सकें। सो प्रोटीन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो डॉक्टर, एक सवाल ये भी है कि बच्चों में भी आजकल ओबेसिटी बहुत बढ़ रहा है, और भारत में तेजी से हम देख रहे हैं कि बहुत से आज की जो जनरेशन है उसमें बच्चे ओबेसिटी से परेशान हैं, और शायद मुझे लगता है बहुत से बच्चे अवेयर भी नहीं है कि वो ओबीस है। तो बच्चों के लिए क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, बच्चों के लिए क्या टिप्स होनी चाहिए, और ट्रीटमेंट्स क्या होने चाहिए? बच्चों के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है, माँ बाप के लिए। द प्रॉब्लम इज माँ बाप, द प्रॉब्लम इज नॉट बच्चे। माँ एंड पापा वर्किंग है, बच्चा दोपहर को आता है, जोमैटो, मम्मा मैं पिज्जा ऑर्डर कर दूं? हाँ बेटा, माँ बिजी है, राइट? सो इजी एक्सेस टू फूड, एंड द रॉन्ग फूड इज चीप। बर्गर 60 रुपए का, सैलड 300 रुपए का, तो कौन सा फूड अच्छा मिला? फ्राइज, बड़ी फ्राइज और सस्ती। सो रॉन्ग फूड हैबिट्स, राइट? फिर काउच, शाम को पापा मम्मी दोनों बच्चे आराम से ऐसे बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, क्योंकि टीवी बड़े होते जा रहे हैं। पहले हमारे टीवी बड़े होते थे, लोग पतले थे, अब टीवी पतले होते जा रहे हैं, लोग बड़े होते जा रहे हैं, राइट? नो एक्सरसाइज, राइट? एक बड़ा अच्छा ऐड आता है सर्फ एक्सेल का, दाग अच्छे हैं। आजकल तो दाग ही नहीं है, कहां से अच्छे हैं? कौन सा बच्चा बाहर जाके खेल रहा है जिसमें दाग आएंगे? सो नो दाग अच्छे, एक्सीलेंट ऐड, बट बच्चों को बाहर तो भेजो।
बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेजो, राइट? आजकल कोई बाहर नहीं जा रहा, कोई नहीं खेल रहा, पार्क में पार्किंग बन गई है, तो बच्चा खेलेगा कहां पर? फिर सारे स्कूल के बच्चों को माँ बाप मोबाइल दे देते हैं, तो बच्चा शाम को अपना इंस्टा और व्हाट्सएप खेल रहा है, उसी में पूल खेल रहा है। गो आउट एंड प्ले, फुटबॉल भी उसी में खेल रहा है, गेम्स भी, टीवी में सॉकर खेल रहा है। अरे गेम्स टीवी वहां नहीं खेलना, बाहर जाना है। सो ये हमें माँ बाप को सिखाना पड़ेगा कि बच्चों को बाहर भेजना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? एंड इट इज नॉट रिस्ट्रिक्शन बट डिसिप्लिन। सो रिस्ट्रिक्शन इज, हमारा प्रोग्राम देने के बाद कुछ माँ बाप ना अपने बच्चों का फोन छीन लेंगे और वो बच्चे हम दोनों को गुस्सा करेंगे कि इन दोनों की वजह से हमने हमारा फोन चला गया। सो ये रिस्ट्रिक्शन आ गया, टीवी बंद रिस्ट्रिक्शन, फोन बंद रिस्ट्रिक्शन। ये नहीं करना। आपको क्या करना है, अपने बच्चों को बोलना है बेटा 10 बजे के बाद फोन नहीं, टीवी तब चलेगा जब 2 घंटे खेल के आओगे, ठीक है ना, या साइकिलिंग करके आओगे। सो हमें माँ बाप को ये चाहिए कि वो फिजिकल एक्टिविटी करें। अब अगर मैं रोज अपने काउच पे ऐसे बैठा रहूं और अपने बेटे को बोलूं बेटा अपनी कार साफ करनी चाहिए, क्या पापा आप तो करते नहीं, राइट? किड्स डोंट लर्न व्हाट वी टीच देम। बच्चे वो नहीं लर्न करते जो मैं सिखाता हूं, बच्चे वो लर्न करते हैं वो जो देखते हैं। तो सबसे पहले जब आपने सवाल था कि बच्चों को क्या सीख दें, हमने बच्चों को सीख नहीं देनी, हमने माँ बाप को सीख देनी है। बच्चे आपको देख रहे हैं तो आपको फिट होना, अगर आप फिट रहेंगे, ये बहुत रेयर देखा गया है कि फिट माँ बाप के बच्चे ओबीस हैं, बट ये बहुत कॉमन है कि ओबीस माँ बाप के बच्चे ओबीस हैं, राइट? सो वी हैव टू सेट एन एग्जांपल। सो ये मेरी गुजारिश है माता पिताओं से कि आप प्लीज अपने बच्चों के साथ घूमे फिरें। अगर हॉलिडे जा रहे हैं तो एग्जॉटिक हॉलिडे की जगह कोई फिजिकल हॉलिडे दीजिए, जिसमें ट्रैक करिए, कुछ भागिए, कुछ स्पोर्ट्स करिए, साइकिल पे जाइए, उनके साथ टाइम व्यतीत करिए। अगर आप उनके साथ टाइम व्यतीत करेंगे तो वो आपके बुढ़ापे में आपके साथ टाइम करेंगे और हेल्दी रहेंगे, डिजीज फ्री रहेंगे। सो आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द पेरेंट्स टू टेक केयर ऑफ द किड्स। यस सर, बहुत अच्छे से बताया आपने। बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस, क्योंकि बच्चों में ओबेसिटी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और पेरेंट्स को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमने बहुत अच्छे से समझाया। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे ओबेसिटी में क्या होता है, हम डाइट पर तो ध्यान देते हैं, लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन स्ट्रेस आजकल एक वर्ड जुड़ गया है ओबेसिटी के लिए। बहुत से लोग हैं जो एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हैं, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, लेकिन शायद हो सकता है उनकी लाइफ में स्ट्रेस ज़्यादा है, और ये भी माना जाता है कि ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से वजन भी तेज़ी से बढ़ता है। तो इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? किसको स्ट्रेस नहीं है? आप स्ट्रेस का लेवल डिफरेंट है, राइट? आपको स्ट्रेस ये है कि हमारा शूट अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा, मुझको स्ट्रेस ये है कि कल मेरा पेशेंट आएगा कि नहीं आएगा, हमारे कैमरामैन को स्ट्रेस ये है उसको कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही, यहाँ इनको स्ट्रेस ये है कि इनका बिजली का। तो स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ लिविंग, राइट? अब उसको आप अपने दिल पे कितना लेते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने ये देखना है कि क्या इस स्ट्रेस को लेके आप अपनी हेल्थ को खराब करना चाहते हैं। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और स्ट्रेस मैनेजमेंट अगेन, चैरिटी बिगिंस एट होम। स्ट्रेस वहीं पर आएगा माँ बाप से। अगर मैं अपने हॉस्पिटल का स्ट्रेस घर ले जाके अपनी वाइफ को और अपने किड्स को दूंगा तो वो भी स्ट्रेसफुल होंगे। अब अगर वो स्ट्रेस अपना स्कूल का लेके घर आएंगे तो मैं भी स्ट्रेस होऊंगा। सो ये एक हमें बच्चों को सिखाना है कि बच्चे, जिंदगी एक गुलदस्ता है, इसमें गुलाब भी है, फूल भी है, पत्ते भी हैं, कांटे भी हैं, घास भी है, राइट? सो स्ट्रेस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए स्पिरिचुअलिटी भी इंपॉर्टेंट है। मैं रिलीजन नहीं कह रहा, मैं स्पिरिचुअलिटी कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वाले भगवान जी को मानिए, ये वाले भगवान जी को ना मानिए। स्पिरिचुअलिटी इंपॉर्टेंट है। हमें बच्चों को सिखाना है कि कंटेंटमेंट कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि जो है उसमें कंटेंट कैसे होना है। स्पिरिचुअलिटी इंपॉर्टेंट है। से थैंक यू फॉर ऑल द थिंग्स दैट यू हैव, जो आपके पास है उसका धन्यवादित होना इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इसको मैनेज कर पाए तो मेरे ख्याल से बहुत आसान है। तो सुबह उठ के रोज थैंक यू कि मैं सांस ले रहा हूँ, शाम को उठ के थैंक यू कि मेरे पास छत है, मेरे को खाना मिला, और बाकी छोटी मोटी चीजें तो जिंदगी में आती रहेंगी। और उसको दिल पे लेके बैठ जाना कि हाय ये कब होगा, हाय वो कब होगा, तो उससे कोई मैनेजमेंट तो नहीं होगा। सो ये, और अगर हमें लगता है कि स्ट्रेस तंग कर रहा है, सो इट इज नॉट रॉन्ग टू टेक हेल्प। आप एक साइकोलॉजिस्ट, एक साइकियाट्रिस्ट से मिल सकते हैं। अब ये वो एरा नहीं है जब
हमारे जमाने में होता अगर अरे साइकियाट्रिस्ट से मिल रहा है तो पागल है, तो वो नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको स्ट्रेस मैनेज नहीं हो रहा तो हेल्प प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, आप जाइए साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, दे विल गिव यू सम बिहेवियरल थेरेपी, वो आपको बताएंगे। हो सकता है कुछ दवाई स्टार्ट करें, हो सकता है कुछ सेशन से आपको पता चले कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है। सो मैनेजिंग स्ट्रेस इंपॉर्टेंट, जैसे आपने बताया कि इम्पॉर्टेंट है, और अगेन स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप। माँ बाप स्ट्रेस को ठीक मैनेज करेंगे तो अपने बच्चों को ठीक सिखा पाएंगे और वो फिर आगे जाके अपनी पीढ़ी ठीक रख पाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। तो देखा आपने, डॉक्टर पीटर्स ने कितने अच्छे से समझाया कि ओबेसिटी एक बीमारी है, इसको बहुत अच्छे से क्योर किया जा सकता है अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, साथ ही स्ट्रेस और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। सो इसी के साथ डॉक्टर एक लास्ट में टिप लेना चाहती हूँ कि जो भी लोग ओबेसिटी से लड़ रहे हैं या फिर इसको ठीक करने के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपकी एक ऐसी टिप क्या होगी ओबेसिटी को लेकर या फिर ओवरवेट को लेकर कि जो हम सबके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं? सबसे पहले एक्सेप्टेंस। अगर मैं ओवरवेट या ओबीस हूँ तो एक्सेप्ट करना सीखिए उसको, क्योंकि मैं सोल्यूशन तब ढूंढूंगा जब मैं प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करूंगा। हमारी प्रॉब्लम वहां पर होती है जब हम प्रॉब्लम ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अगर मैं ये ही नहीं मानूंगा कि मेरे को प्रॉब्लम है तो मैं सोल्यूशन ही ढूंढने जाऊंगा। सो फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस। आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि मेरे को नीड है, फिर आपका नेक्स्ट रोल आएगा टेक हेल्प, एंड टेक हेल्प फ्रॉम एनी प्रोफेशनल। उस हेल्प से पहले कुछ चीजें जो आप खुद कर सकते हैं, यानी कि आप एक कैलेंडर लीजिए, उस पर अपना वेट लिखिए, राइट, अपनी बीमारियां या आपकी प्रॉब्लम लिखिए और उसको बेबी स्टेप्स में फॉलो कीजिए कि मेरे को 10 किलो कम करना इज रॉन्ग, मुझे हर महीने 1 किलो कम करना है। सो बेबी स्टेप्स लिखिए और उसको लिखिए। आप लिखेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, राइट। अगर आप अपने उस पर लिखते हैं मैं कल से जिम जाऊंगा, तो आज रात को अपने जिम के शूज और अपनी ड्रेस तैयार करके रखिए। अगर आप अलार्म लगाते हैं 6 बजे का, तो उसको स्नूज पे मत डालिए 6 बजे, गेट अप एंड गो, राइट। सो प्लान योर डे, वर्कआउट। जब आप खाना खाते हैं अपने ब्रेन को डालिए, क्या इसमें प्रोटीन है, क्या ये खाना मेरे लिए ठीक है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें अगर आप अवेयर होना शुरू हो जाएंगे तो आप कर लेंगे। हर महीने की 1 तारीख को वजन लेके लिखिए। अगर आपने अचीव किया अपने आप को शाबाश बोलिए, नहीं किया और वर्क हार्ड कीजिए। सो वॉच व्हाट यू ईट, बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग, एक्सेप्ट और एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी जो आपको अच्छी लगती है, साइकिलिंग, स्विमिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, एनीथिंग दैट यू कैन डू फॉर लॉन्ग, ये खुद भी कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी संगति आपको नहीं करने दे रही, प्लीज अपनी संगति चेंज करिए। अगर आपके वही वाले बदमाश यार हैं कि यार आज शाम को बैठ के हम चाय पीते हैं या ड्रिंक पीते हैं, और कोई ऐसा यार नहीं जो बोले यार चलो जिम चलते हैं, तो अपनी संगति चेंज करिए, बिकॉज यू विल बिकम व्हाट योर फ्रेंड्स आर। सो दिस इज माय एडवाइस। थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो देखा आपने, जैसे हमें डॉक्टर पीटर्स ने समझाया कि ओबेसिटी से अगर आप लड़ना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है एक्सेप्टेंस, उसके बाद आपका लाइफस्टाइल और उसके बाद आपका टाइम मैनेजमेंट। तो इन तीनों को साथ लेकर चलना ज़रूरी है। और जैसे बच्चों के लिए हमने टिप्स लिया कि पेरेंट्स को अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये एक बीमारी नहीं है, एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिससे लड़ा जा सकता है। इसके लिए ट्रीटमेंट्स हैं जिसके लिए आपको हेल्थ एक्सपर्ट से एडवाइस लेनी होगी, और साथ ही में एक अपना अच्छा लाइफस्टाइल आप मेंटेन करेंगे तो आप ओबेसिटी से अच्छे तरीके से लड़ पाएंगे और साथ ही अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर पाएंगे। तो जैसे मैंने बताया, अवेयरनेस ज़रूरी है, एक्सेप्टेंस ज़रूरी है और उसको मैनेज करना ज़रूरी है। तो ये था आज का हमारा ओबेसिटी वाला सेगमेंट, लेकिन ऐसे सेगमेंट्स हम लाते रहेंगे। तो ऐसे सेगमेंट्स देखने के लिए अगर आप चाहते हैं कि और इस तरीके के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको पता चले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास के लोगों को अवेयर करने के लिए उनके साथ शेयर करें और इनको लाइक भी करें।